चौथा लेसन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि कुछ सामाजिक समस्याएं या सामाजिक मुद्दे जरूर होंगे तथा कुछ पॉलिटिक्स से संबंधित मुद्दे होंगे, किंतु आंदोलन यानी क्या, इन्हीं सब बातों को आज हम इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक स्थानीय समाचार का यह समाचार देखिए, बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली। अब बाल विवाहों में 50% की कमी आई है। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया है। दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी इनकी सहायता की है। अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि निर्धनता और कुपोषण ये अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएं हैं। समाचार पत्र के इस समाचार में आंदोलन का उल्लेख हुआ है। क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? इस समाचार में प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है, अर्थात क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलनों के परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने से वे प्रभावी एवं सफल होंगे? तो यहाँ पर कई क्वेश्चन मार्क उन्होंने दिए हैं और यहाँ पर आंदोलनों की भी बात की है। लेकिन ये आंदोलन क्या है? जैसा कि यहाँ बार बार आंदोलनों के बारे में बताया गया है कि बाल विवाह विरोधी आंदोलन, दहेज विरोधी आंदोलन, निर्धनता और कुपोषण संबंधी आंदोलन, कुपोषण विरोधी अभियान। तो इस तरह से ये सब जो आंदोलन किए गए हैं वो क्या है, और इसमें ये भी कहा है क्या ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही ये क्या एक दूसरे को सफल बना पाएंगे? इन सब बातों को खोजने के लिए हमें इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना आवश्यक है। पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राजनीतिक दल सत्ता के प्रतिद्वंद्विता में रहते हैं और चुनाव में सफलता प्राप्त कर वे सामान्य लोगों के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये सारा हम पिछले पाठों में समझ चुके हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका सर्वसमावेशक होती है। वे किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। हमें ये बात मालूम है कि वे राजनीतिक दल जो है उनके सामने जो भी सामाजिक समस्या होंगी उन सारी समस्याओं को हल करते, किसी एक समस्या विशेष के लिए राजनीतिक दल नहीं होते, है ना। सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है। किसान, श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक आदि सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। तो किस किस संगठन को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना राजनीतिक दलों का कार्य है, और किस तरह किसी चीज़ को और अच्छा बना सकते हैं ये सब कार्य करना राजनीतिक दलों का कार्य है। अब हम देखेंगे आंदोलन क्यों। समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता है। कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ हम ये समझ रहे हैं, यदि आप और मैं चाहेंगे कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करें, तो ये संभव है क्या? नहीं। तो क्या करते हैं हम, जो हमारी समस्याएं हैं उनका एक दल बनाकर हम उससे निपटने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। यदि वह समस्या हमसे निपटी नहीं जाती तब हम क्या करते हैं, उसको आगे प्रशासन को वह कार्य सौंप देते हैं। तो यहाँ वही देखेंगे, कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित कर सरकार पर एकाध कृति करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। निरंतर कृतिशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालने का काम किया जाता है। इन सामूहिक कृतियों को आंदोलन कहा जाता है। सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। तो कोई भी कार्य जो कि
होना चाहिए और हो नहीं रहा है, तो उसके लिए लोगों का एक दल संगठित होता है और संगठित जो दल है वह अपना कार्य कराने के लिए राजनीतिक दलों को और सरकार को बाध्य करता है। और उसी को जब वो बाध्य करता है तो वह जो संगठित दल है वह एक आंदोलन का रूप, एक जनमत का रूप तैयार हो जाता है। वहाँ राजनीतिक दलों को या सरकार को उस समस्या पर विशेष ध्यान देना ही पड़ता है। लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्व होता है। आंदोलनों के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं। सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। अपनी नीतियां निर्धारित करते समय सरकार को इन जानकारियों का उपयोग होता है। कभी कभी सरकार के कुछ निर्णयों या नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन होते हैं। निषेध या विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ उपयोग करना चाहिए। जैसे सफाई अभियान है, हम अपने आसपास के माहौल में हम अपना प्रयत्न कर रहे थे या कुछ लोग मिलकर उस आसपास के जगहों को साफ़ करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे जब वो अभियान के रूप में जब वो सामने आया तो भारत देश के हर गली, हर मोहल्ले को, हर रोडों को पूरी तरह साफ़ करने का प्रयास किया गया। तो वो एक अभियान चला, उसके तहत यह सारा कार्य बहुत ही कुशलता से और सफलता से संपन्न हुआ। तो इस तरह के अभियान या हम यूँ कहें आंदोलन किसी अच्छे कार्य को यदि सिद्ध करते हैं तो वो करने में किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, ऐसा बताया गया है। आंदोलन का अर्थ क्या है? आंदोलन एक सामूहिक कृति है। सामूहिक कृति यानी काफ़ी लोगों का मिला हुआ जनसमूह, उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है। दूसरा है आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है। जैसे प्रदूषण, इस एक ही समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है। ठीक है। प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना है। भ्रष्ट लोगों को झुकना ही पड़ेगा और सरकार को उन नीतियों को, ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। तो इस तरह का आंदोलन जो है वो समस्या के रूप में सामने लाया जाता है, जिसका कि कोई न कोई निदान करना आवश्यक होता है। आंदोलनों का नेतृत्व होता है। नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहते हैं। आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम और आंदोलनात्मक नीतियों के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो आंदोलन परिणामकारक होते हैं, है ना। यानी नेतृत्व, जो आंदोलन हो रहा है उसका नेता कैसा है, उस आंदोलन को चलाने वाला जो व्यक्ति कितना क्रियाशील है, उसके आधार पर ही आंदोलन का सफल होना या असफल होना तय होता है। यदि जो उस आंदोलन को नेता चला रहा है या जो व्यक्ति विशेष चला रहा है वो यदि एक्टिव है, सक्रिय है, तो निश्चित रूप से वो आंदोलन जो है पूरी तरह सफल होता है। यदि वही सक्रिय नहीं है तो जो जनमत उसने इकट्ठा किया है वो भी बिना नेतृत्व के सक्रिय नहीं रह सकता। और बिना नेतृत्व वाला जो आंदोलन है वो निरंतर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है। अब जैसे कोई भी आंदोलन है उसके लिए कुछ संगठन बनाए जाते हैं। संगठन भी लोगों का एक समूह होता है
जो कि काफ़ी आंदोलन के सामने बहुत छोटा है। तो संगठन का अर्थ किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए बनाया गया एक समूह है, जिसमें उस कार्य को पूरा लेखा जोखा, कार्य को सफल बनाने के लिए किया गया प्रयास या जो प्रयास अभी करना है उसकी रूपरेखा बनाना, ऐसा सारा कार्य जो है वो संगठन करता है। तो ऐसे संगठन जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने अधिकारों को पूर्ण बनाने के लिए आंदोलन भी किया करते हैं, है ना। किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। जिस समस्या को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ है वह समस्या जनता को अपनी समस्या महसूस हो। अब जैसे प्रदूषण सिर्फ पर्सनल मेरी समस्या नहीं है, वो पूरे जनता की, पूरे लोगों की समस्या है। तो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो सार्वजनिक हो, सभी के लिए हो। इंडिविजुअल समस्या से कोई आंदोलन नहीं होता या कोई जनमत तैयार नहीं होता। वह व्यक्ति विशेष के आधार पर आंदोलन नहीं चलाए जाते, वह सार्वजनिक होने चाहिए, सभी के लिए होने चाहिए, और वो पूरी जनता उस आंदोलनों को करने के लिए विवश हो, या वह जनता उन चीज़ों के लिए समर्थन देती हो, आंदोलन करने का समर्थन देती हो, तो वो समस्याएं ही आंदोलन का रूप धारण कर सकती हैं। इसके लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, तत्पश्चात उसके अनुसार जनमत बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आंदोलन क्या होता है। बच्चों, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत हमने आंदोलन क्या होता है और आंदोलन क्यों होता है ये अभी तक पढ़ा। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ जैसे कि हमें मालूम है कि भारत देश में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी कई आंदोलन हुए, है ना। जैसे यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले की बात की हुई है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी कई समाज की कुरीतियों को मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, दलितों को शोषण से मुक्त करने के लिए कई आंदोलन चलाए, विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन चलाए, और स्त्री शिक्षा से संबंधित भी कई आंदोलन चलाए। उसके बाद हमको मालूम है महात्मा गांधी जी ने भी जब देश हमारा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, ऐसे कई आंदोलनों को चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की। उसी प्रकार संत गाडगे महाराज हैं, उन्होंने भी अंधविश्वास और आडम्बरों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी कई आंदोलन चलाए, और इन दलितों को भी उन्होंने अपना जो स्थान था वो सही स्थान बताया। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भी कई आंदोलन चलाए, दलितों को अपना अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने कई आंदोलन चलाए। तो अभी हम भारत के जो प्रमुख आंदोलन हैं उनकी हम यहाँ जानकारी लेंगे, जिसमें पहला है आदिवासी आंदोलन। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व समय में अंग्रेज़ों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की। तो ये थे आदिवासी, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में, और जंगलों की जो वृक्ष हैं उन्हीं में से वो अपना वृक्ष की छालों से, खालों से, उनके फ्रूट से, उनके और जो भी चीज़ें उनकी यूज़फुल हैं उनसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो इन पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, है ना, और ताकि उनका अधिकार अब ऐसे में उनकी जीविका चल पाना बहुत ही मुश्किल था, है ना, जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ओडिशा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया। तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है। भारत में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख समस्या उनका जंगलों पर जो अधिकार है उसको नकारा जाना है।
आदिवासी आंदोलन की प्रमुख मांग आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना है। वनों के उत्पादनों को इकट्ठा करके और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले, ऐसा आदिवासी आंदोलनों में ये मांग रखी गई है कि जो वन से जो उत्पादन हो रहा है वो और जो वन की भूमि है उन पर उनको वृक्ष लगाने का पूरा अधिकार मिले। तो इस प्रकार आदिवासी आंदोलन जो है वो चल रहा है, पहले से भी चल रहा है और अभी भी वो चल ही रहा है। भारत का उसके बाद है भारत का किसान आंदोलन। भारत का किसान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। अंग्रेज़ों के उपनिवेशवाद शासन में सरकार की कृषि नीतियाँ के कारण किसान संगठित होने लगे। कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। बारडोली, चंपारण, खोती की समस्याओं को लेकर हुए किसान आंदोलनों के बारे में आपको जानकारी होगी ही। हमें मालूम है चंपारण में जैसे नील की खेती किसानों को करने के लिए दिए थे, और इसी प्रकार इन जगहों पर भी कुछ इसी तरह से उनको अलग खेती दी गई, या खेती जो है उनकी कम दामों में खरीद कर और उनको कम पैसे दिए गए। तो ऐसे में किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है। तो उनके लिए उन्होंने आंदोलन किए। कृषि के संबंध में हुए कुछ सुधारों के कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई, लेकिन हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरित क्रांति की गई, परंतु उसका निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न किसान ऐसे दो वर्ग बन गए। उनमें असंतोष बढ़ गया और किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हरित क्रांति का फ़ायदा तो जो है वो संपन्न किसान ले पा रहे थे। नई उन्नत बीज और जो यंत्र हैं सभी, जिससे कृषि बहुत ज़्यादा जल्दी हो सके और उन्नत हो सके, इसका फ़ायदा वही किसान ले पा रहे थे जिनके पास जो संपन्न थे। तो ऐसे दो वर्ग बन गए और उसके कारण भी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। कृषि आंदोलन को सही दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए, कर्ज माफ़ी, ऋण मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांग है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं। इसके बाद है श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन यानी मजदूर आंदोलन। तो भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही। जब नए नए उद्योग शुरू हुए, मशीनरी आने लगी, उस समय के बाद ये श्रमिक आंदोलन जो है वो बढ़ने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। 1899 ईस्वी में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। 1960 ईस्वी और 70 ईस्वी के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए, परंतु 1980 ईस्वी में श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के नए प्रश्न उभर कर आने लगे। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। अस्थिर रोजगार, ठेकेदारी मजदूर, वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने की निश्चित समय अवधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षा, अस्वास्थ्य आदि आज के श्रमिक आंदोलन की प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो मज़दूरों के लिए बहुत ही गहरी हैं, जो कि 1980 के बाद इन आंदोलनों को कोई ज़्यादा महत्व मिल नहीं पाया।
उसके बाद है स्त्री आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्ण काल में भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील पुरुषों के नेतृत्व में हुई। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनके शोषण की रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए तथा वे सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सके, इसके लिए अनेक सुधारकारक आंदोलन हुए। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रांडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा को विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार जैसे कई सुधार हो सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए। फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में अधिकार मिले, इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था। स्त्री स्वतंत्रता यह भी इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य था। तो स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि स्त्रियां हर कार्य करने के लिए पुरुषों के समान हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहें। तो इसके लिए भी ये आंदोलन किए गए। भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था का विरोध, कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों में स्त्रियां बड़े पैमाने पर सहभागी हुई। इनके द्वारा स्त्रियों को अपने पर होने वाले अन्याय का बोध हुआ। स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है, परंतु स्त्री संगठन, स्त्री स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह, यही स्त्री आंदोलन के सामने आज बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्त्रियों ने कभी आंदोलन एकजुटता नहीं दिखाई है, किंतु छोटे छोटे संगठन बनाकर वो अपना कार्य कर रही हैं और एक निश्चित स्थान पे आज पहुंच चुकी हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण आंदोलन। उसके पूर्व मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। भारत के जल पुरुष नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने राजस्थान में बड़ी जल क्रांति की। राजस्थान में हजारों जोहड़ निर्माण करने के माध्यम से वे लोकप्रिय बने। यानी नदी पर बनाए गए मिट्टी के बांध, जोहड़ उसे कहते हैं, नदी पर बनाए मिट्टी के बांध। उसके कारण क्या हुआ, वो उनका निर्माण किया, इसलिए आज वो बहुत लोकप्रिय बने। सिंह जी ने राजस्थान की मरुभूमि में नदियों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने तरुण भारत संघ, इस संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गांवों में लगभग 11,000 जोहड़ बनाए। पूरे देश में पदयात्रा करके जल संवर्धन, नदियों को पुनर्जीवित करना, वन संवर्धन, वन्य जीव संवर्धन अभियान चलाए। पिछले 31 वर्षों से उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबेल पुरस्कार समझे जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार से डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा सम्मानित हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण आंदोलन और उपभोक्ता आंदोलन। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, इसके अंतर्गत हम देख रहे थे भारत के प्रमुख आंदोलन, जिसमें हमने आदिवासी आंदोलन, भारत का किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, स्त्री आंदोलन, इन आंदोलनों की चर्चा की है। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण आंदोलन। तो पर्यावरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुई है? पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए
सभी देशों के कई सम्मेलन हुए और जिसमें इस पर बहुत ही गंभीर चर्चा की गई और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के बहुत से उपाय किए गए जो कारगर भी हुए हैं। इस प्रकार पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। इसीलिए तब से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर्यावरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर्यावरण का होने वाला ह्रास यह वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या है, यह हम जानते ही हैं। पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं और इस क्षेत्र पे विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। ये हम जानते हैं जल संबंधी, वायु संबंधी, मृदा संबंधी, समस्त जीवन, ये प्राणियों संबंधी, ये सारी चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित कैसे रखना है, इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है और उसके पीछे कई कार्य भी हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी देश इसके लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि आने वाला संकट क्या होगा इसके बारे में हमको पूर्व अनुमान लग गया है। भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए कई आंदोलन चल रहे हैं। जैव विविधता की रक्षा, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरित क्षेत्र की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम आदि, इन समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। तो हम समय समय पर सुनते हैं कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं, उनकी स्वच्छता के बारे में बताया जाता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो द्रव्य हैं वो किस तरह हानि पहुंचाते हैं उसके बारे में भी जानकारी हमें है। तो उन द्रव्यों को कैसे और कहाँ करना है ताकि उनका उपयोग हो सके। उसके अलावा हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्लास्टिक्स बैग्स और इस तरह की चीज़ें जो है जो प्रदूषित करती हैं वातावरण को, उन सब से हमने निकलने का एक प्रयास जो है वो शुरू किया है। तो यह प्रयास ही एक आंदोलन का रूप है जो हर व्यक्ति कर रहा है। तो इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है ताकि हम स्वच्छ माहौल में रह सकें। उसके बाद है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता यानी क्या? उपभोक्ता यानी किसी चीज़ का उपयोग करने वाला। जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं और उसका उपयोग, तो हम उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता आंदोलन, तो उपभोक्ता आंदोलन किन स्थितियों में होगा तो वो हम इसमें देखेंगे। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है। हर व्यक्ति देखो कोई ना कोई चीज़ लाता है और उसका उपयोग करता है, तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है। वित्त व्यवस्था और समाज व्यवस्था में होने वाले बदलावों का प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, जैसे मिलावट है, वस्तुओं के बजाय के बढ़ाए गए दाम हैं, जो लिखा रहता है MRP, उससे ज़्यादा हम देखते हैं कि कई दुकानदार उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तौल में होने वाली धोखाधड़ी है। इस प्रकार की सभी धोखाधड़ी उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो इन धोखाधड़ियों से बचने के लिए क्या हुआ? उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ी। 1980 के बाद जो आंदोलन हुए उन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप
पहले के आंदोलनों से अलग है। ये आंदोलन अधिकाधिक विषय निष्ठ होने लगे, माने किसी एक विषय पर फोकस करके उसके विरोध में वो आंदोलन किया गया, अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर जन आंदोलन बनाए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलनों के माध्यम से कई कार्य जो है वो अच्छे सिद्ध होते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन यदि होता है तो उपभोक्ता जो है वो जो उनके साथ धोखाधड़ी होती है उससे वो बच जाते हैं। पर्यावरण आंदोलन होता है तो पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके को बचाने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उससे पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। स्त्री आंदोलन में स्त्रियों को वह स्थान प्राप्त होता है जिसकी वो हकदार हैं। उसी प्रकार श्रमिक आंदोलन, मजदूरों को भी जो अधिक काम करवा के कम वेतन दिया जाता था या जिस प्रकार भी उनके साथ अन्याय होता था, उन अन्याय से वो मजदूर मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो रहे भी हैं और अभी कुछ जो समस्याएं हैं उनका वो समाधान भी ढूंढ रहे हैं। किसान आंदोलन में भी हम देखते हैं कि जो किसान जो है जो दो वर्गों में बट गया था, निर्धन और संपन्न, तो उसमें जब असंतोष बढ़ा था तब उसके लिए जो आंदोलन किए तो उसमें जो निर्धन किसान हैं उनको भी कुछ सुविधाएं मिल गईं। और उसी प्रकार आदिवासी आंदोलन, उनको उनके वनों पर जो अधिकार चाहिए वो आंदोलनों के माध्यम से लेने हेतु प्रयासरत थे। तो इस प्रकार ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।